पिछले एपिसोड में आपने देखा सम्राट सभा से डैनी को मार डालने की सहमति ले लेते हैं। नेड हैंड के पद से इस्तीफा दे देता है और बेलिश उसे वैश्यालय में कुछ दिखाने की बात कहता है। लौटते वक्त किंग स्लेयर नेड और उसके लोगों पर हमला करवा देता है और यहाँ वाइज डोथराक में डैनी अपने भाई विसेरिस से तंग आ जाती है। अब आगे यहाँ विंटरफेल में ब्रैन काफी सहमा हुआ था क्योंकि वो आज पहली बार विंटरफेल से बाहर जाने वाला था, वो भी घोड़सवारी करते हुए। ब्रैन अपने घोड़ी को आगे बढ़ने का आदेश देता है। उस घोड़ी का नाम डैंसर था और वो अस्तबल के बाकी घोड़ों से ज्यादा समझदार थी। उसे ब्रैन का छूना और उसकी आवाज को पहचानना सिखा दिया गया था और ब्रैन पिछले 14 दिनों से डैंसर के साथ अभ्यास कर रहा था। ब्रैन जब विंटरफेल के किले से निकलकर मुख्य नगर में प्रवेश करता है तो वो वहाँ के बाजार को देखता है। ब्रैन आज पहली बार उस बाजार को देख रहा था और वो उसे बहुत खाली खाली सा लगता है। तभी ब्रैन को ओल्ड नैन और मास्टर ल्यूविन की कही बात याद आती है कि सर्दियों में जब ठंड बढ़ती है और उत्तर से सर्द बर्फीली हवाएं पूरे इलाके को जमा देती है, तब सभी लोग इस बाजार में चले आते हैं। और अब जल्द ही ऐसा होने वाला था क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। रॉब, ब्रैन और थियोन ग्रेजॉय नगर से होते हुए गुजर रहे थे। तभी ब्रैन रॉब से कहता है कि उसे और तेज जाना है। रॉब ब्रैन की बात मान लेता है और सभी अपने घोड़ों की गति बढ़ा लेते हैं। रॉब सबसे आगे था पर जल्दी ही ब्रैन भी उस तक पहुंच जाता है। रॉब मजाक मजाक में रेस लगाने की बात कहता है पर ब्रैन मना कर देता है। ब्रैन रॉब के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकता था। ब्रैन रॉब से पूछता है, क्या तुमने कल रात समर की हाउलिंग सुनी थी? रॉब कहता है, हाँ, और कल रात ग्रे विंड भी बड़ा बेचैन था। कभी कभी तो लगता है कि ये डायर वुल्व्स चीजों को भांप लेते हैं। ब्रैन कहता है, कोई बात है तो बताओ रॉब। रॉब कहता है, कल रात एक संदेश आया था किंग्स लैंडिंग से। अब ये सुनते ही ब्रैन घबरा जाता है। ओल्ड नैन हमेशा कहती थी कि काले पक्षी काला संदेश ही लाते हैं और ये बात पिछले कुछ वक्त से सही साबित हो रही थी। पिछली बार जब दी वॉल से संदेश आया था तो उसमें अंकल बेंजन के गुमशुदा होने की खबर थी। उसके बाद जब ईरी से केटलिन का संदेश आया था तो उसमें कुछ बुरा ही था क्योंकि रॉब अचानक से नॉर्थ का दौरा करने लग गया था और अब इस बार किंग्स लैंडिंग से संदेश आया था। रॉब बताता है, ये संदेश एलिन ने भेजा है। जॉरी, कैसल और विल और हेवार्ड तीनों मर चुके हैं। किंग्सलेयर ने उनकी हत्या कर दी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये खबर सुनते ही ब्रैन के होश उड़ गए। वो कहता है, उन्हें जोरी को मार दिया? ब्रैन को जोरी के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो आगे पूछता है, कोई जोरी को क्यों मारना चाहेगा? रॉब कहता है, मुझे नहीं पता ब्रैन, पर संदेश यहीं खत्म नहीं हुआ था। संदेश में आगे था कि उस हाथापाई में पिताजी भी शामिल थे और उनका पैर बुरी तरह टूट चुका है। मास्टर पाइसल उनका इलाज तो कर रहे हैं पर कोई नहीं जानता कि पिताजी को कब होश आएगा। तभी रॉब एक भारी आवाज के साथ कहता है, ब्रैन, मैं तुमसे वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये किसी को भूलने नहीं दूंगा। रॉब की ये बात सुनते ब्रैन डर जाता है। वो रॉब से पूछता है कि उसने क्या करने का सोचा है। रॉब बताता है कि थियोन ने तो उसे सभी बैनरमैन को बुलाने का सुझाव दिया है। थियोन भी पीछे से आकर बताता है कि खून का बदला खून से लेना चाहिए, इसी का हिसाब है। ब्रैन दोनों से पूछता है कि इन मुद्दों पर मास्टर ल्यूविन का क्या कहना है, जिसपे थियोन बताता है कि मास्टर तो खुद औरतों की तरह डरे हुए हैं। ब्रैन अब उस सवारी का मजा भूल चुका था। वो जंग को नजदीक आते हुए महसूस कर सकता था। ब्रैन रॉब से घर वापस चलने को कहता है पर रॉब कहता है कि क्या तुम और थोड़ी देर रुकना नहीं चाहोगे? ब्रैन मान जाता है और वो विंटर सिटी से आगे बढ़कर वुल्फ्सवुड में पहुंच जाते हैं। रॉब और ब्रैन एक छोटी सी नदी के नजदीक पहुंचते हैं जहां ब्रैन बताता है कि जोरी उसे यहीं लाया करता था। तभी रॉब खुद और ब्रैन के घोड़ी की भी मदद की नदी के उस पार जाने में। जैसे ही वो दोनों नदी को पार किए ही थे कि ब्रैन को समर की आवाज आती है और उसके ठीक बाद ग्रे विंड की भी। रॉब ब्रैन से कहता है कि थियोन और बाकी सभी के यहाँ आने तक यहीं रुकना, मैं ग्रे विंड और समर को लेकर आता हूँ। रॉब के वहाँ से जाने के बाद ब्रैन दोबारा से अकेला और असहाय महसूस करने लगा था। वो सोच रहा था कि थियोन और मास्टर ल्यूविन को यहाँ आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तभी पीछे से ब्रैन कुछ आवाज सुनता है। वो जैसे ही घूम कर देखता है उसे वहाँ कुछ लोग दिखते हैं जिन्हें ब्रैन पहचान चुका था कि वो ना तो आदिवासी हैं और ना ही कोई किसान। ब्रैन देखता है कि वो सभी 6 लोग थे और ब्रैन को घेरे जा रहे थे। उनमें से एक ब्रैन से पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेले हो लड़के? वुल्फ्सवुड में अकेले छूट जाना अच्छा नहीं होता। ब्रैन जवाब देता है, मैं अकेला नहीं हूँ,
मेरा भाई भी मेरे साथ है और कुछ ही देर में मेरे सिपाही भी आते होंगे। तभी उन सब की नजर ब्रैन के पोशाक पर लगे सिल्वर बटन्स और सिल्वर पिन्स पर पड़ी। वो सब ब्रैन की तरफ बढ़ने लगे। ब्रैन ने सभी को ध्यान से देखा। उन सभी के कपड़े काफी गंदे थे और उनका रंग उड़ चुका था। ब्रैन सोचता है कि एक वक्त पर इनके कपड़े जरूर काले रंग के होंगे और ब्रैन को नाइट्स वॉच का वो भगोड़ा याद आ जाता है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था कि एक भगोड़ा काफी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जान वैसे भी नहीं बख्शी जाएगी। वो सभी ब्रैन से उसके चांदी के पिन्स मांगते हैं और साथ में उसका घोड़ा भी। ब्रैन उनसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो जंगली भी ध्यान देते हैं कि सच में ब्रैन उस काठी के साथ बंधा हुआ था ताकि वो उस पर टिका रह सके। उनमें से एक औरत कहती है, तुम किसी तरह के अपाहिज हो क्या लड़के? ब्रैन कहता है, मैं ब्रैंडन स्टार्क हूँ विंटरफेल का, तुम मुझे जाने दोगे वरना तुम सब कल का दिन नहीं देख पाओगे। तभी एक जंगली कहता है कि इस लड़के को मार डालो। तो उनमें से दूसरी औरत कहती है कि पागल मत बनो, सोचो जरा, ये लड़का एक स्टार्क है, अगर हम मैंस राइडर को इसे ले जाकर देंगे तो वो कितना खुश होगा। तभी अगला जंगली कहता है, मैंस भाड़ में जाए, क्या सच में तुम वहां वापिस जाना चाहती हो ओशा? तुम एक बेवकूफी होगी जो ये सोचेगी कि वो व्हाइट वॉकर्स किसी कैदी की परवाह करेंगे। तभी वो सब ब्रैन के काठी के पट्टे काटने लगते हैं और पीछे से आवाज आती है, अपने हथियार नीचे करो ताकि मैं तुम सबको एक आसान मौत दे सकूं। ये आवाज रॉब की थी। वो जंगली रॉब से भी कहते हैं कि अपनी तलवार और घोड़े को छोड़ दो लड़के, फिर हम तुम्हें और तुम्हारे भाई को यहाँ से जाने देंगे। रॉब एक सीटी बजाता है और झाड़ियों की तरफ से समर और ग्रे विंड गुर्राते हुए आ जाते हैं और देखते ही देखते रॉब उन 6 लोगों से भिड़ जाता है। एक को रॉब संभालता है, वहीं ग्रे विंड 2 लोगों को मार डालता है। समर उनमें से एक औरत को घायल कर देता है और रॉब दूसरी औरत ओशा को निहत्था कर देता है। तभी जो आखिरी शख्स था वो ब्रैन को अपने कब्जे में ले लेता है। ओशा भी उठ ही रही थी कि ग्रे विंड उसकी तरफ दौड़ता है। वो शख्स जिसने ब्रैन को अपने कब्जे में ले लिया था वो रॉब को धमकी देता है कि अपने भेड़ियों को रोको वरना मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। रॉब समर और ग्रे विंड को अपने पास वापस बुला लेता है। वो शख्स ओशा को कहता है कि उन भेड़ियों को मार डालो, पर ओशा मना कर देती है। वो फिर रॉब से कहता है, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक वैसे ही करो जैसा मैं कहूंगा, चलो अब अपने घोड़े से उतरो। रॉब थोड़ी देर सोचता है पर अपने घोड़े से उतर जाता है। वो शख्स रॉब से कहता है कि चलो अब अपने भेड़ियों को मार डालो। रॉब मना करता है, जिसपे वो शख्स धमकाता है कि तुम्हारे भेड़िए या तुम्हारा भाई, कौन तुम्हें चाहिए? तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और अचानक से एक तीर उस शख्स के सीने के आर पार निकल जाती है जिसने ब्रैन को कब्जे में लिया हुआ था। ब्रैन देखता है कि उसके सिपाही आ चुके थे। ये देखते ही ओशा अपना भाला गिराकर रॉब के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, दया दिखाइए महामहिम। धीरे धीरे मास्टर ल्यूविन और थियॉन ग्रेजॉय भी वहां पहुंचते हैं। मास्टर ल्यूविन ब्रैन के चोट को जांचने लग जाते हैं और थियॉन अपने कमान के साथ आता है। रॉब समझ जाता है कि वो तीर थियॉन नहीं चलाया था। रॉब कहता है, जॉन सही ही कहता था थियॉन, तुम सच में एक कमीने हो। थियॉन कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाई है। रॉब कहता है, पर अगर तुम्हारा निशाना सही ना लगता तो, अगर वो ना मरता या तीर ब्रैन को ही लग जाती तो, तुम्हें तो बस उसका पीठ दिखा होगा, कुछ भी हो सकता था। क्या तुमने कभी सोचा ग्रेजॉय? ब्रैन ने कभी अपने भाई को इतने गुस्से में नहीं देखा था। तभी रॉब आकर मास्टर ल्यूविन से ब्रैन के चोट के बारे में पूछता है। मास्टर बताते हैं कि चोट गहरा नहीं है और इन जंगली लोगों में से 2 नाइट्स वॉच के भगोड़े थे। रॉब के सिपाहियों में से एक पूछता है कि क्या हम इन्हें दफना दे माय लॉर्ड? रॉब कहता है, नहीं, इन दोनों का सर कलम करके वॉल पर पहुंचवा दो, वो वहां निपट लेंगे। तभी रॉब का एक सिपाही क्वेंट पूछता है, और इस औरत का क्या करें माय लॉर्ड? रॉब ओशा की तरफ देखता है। वो तुरंत उसके पैरों पर गिर जाती है और कहती है, मेरी जान बख्श दीजिए स्टार्क्स के महामहिम, मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। रॉब कहता है, मेरी? मैं एक प्रतिज्ञा तोड़ने वाली का क्या करूंगा? ओशा कहती है, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ा महामहिम, चीफ और वॉलेन नाइट्स वॉच के थे और नाइट्स वॉच में औरतें नहीं होती। थियॉन कहता है, देख क्या रहे हो रॉब, इसे भी इन भेड़ियों के हवाले कर दो। रॉब कहता है, पर ये एक औरत है। ब्रैन अचानक से कहता है, ये एक वाइल्डलिंग है, इसी ने कहा था कि मुझे बंदी बनाकर मैंस राइडर के पास ले जाए। रॉब कहता है, क्या तुम्हारा कोई नाम है? ओशा कहती है, ओशा मेरे महामहिम, अगर आपको ठीक लगे तो। मास्टर ल्यूविन कहते हैं, इसे वापस ले चलिए माय लॉर्ड, इससे कुछ पूछताछ करनी होगी। रॉब अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इस औरत के हाथ बांधकर इसे विंटरफेल ले चलो, ये जिएगी या
बेटा मरेगी वो निर्भर करेगा कि ये हमें कितना सच बताती है। यहाँ ईरी में टिरियन को कारागार में डाल दिया गया था। वहाँ जेल में मॉर्ड नाम का एक काम करने वाला शख्स था जो टिरियन को खाना दिया करता था और उसे तंग भी किया करता था। इस बार जब मॉर्ड टिरियन को तंग करता है तो टिरियन भी पलटकर उसे कोसता है, जिस पर मॉर्ड सीधे टिरियन के पेट पर लात मार देता है। टिरियन जमीन पर गिरते हुए कहता है कि तुम्हें तो मैं ही मारूंगा। जिस डंजन में टिरियन को रखा गया था उसमें एक तरफ दीवार थी ही नहीं, उस तरफ बस खुला आसमान था और वो डंजन भी सिर्फ 5 फीट लंबा था। वहाँ से नजारे काफी सुंदर थे, पर टिरियन उसके बदले में किसी काल कोठरी में भी रहने को तैयार था, पर वहाँ नहीं। मॉर्ड टिरियन से कहता है कि जल्द ही वो उसे बाहर फेंक देंगे। उस डंजन में रात में तापमान काफी गिर जाता था और उस पर भी जो फर्श था वो थोड़ा ढलान वाला था। टिरियन तो वहाँ सोने से भी डरता था कि कहीं वो फिसल कर या नींद में नीचे ना गिर जाए। टिरियन देखता है कि उसके डंजन के दीवार पर किसी पुराने कैदी ने लिखा होगा, गॉड्स सेव मी, द ब्लू इज कॉलिंग। टिरियन समझ जाता है कि इस तरह के डंजन में कोई भी पागल हो जाएगा। कुछ वक्त पहले कारागार में डाले जाने से पहले टिरियन ईरी की सभा में पेश किया गया था। वो 6 साल का बीमार लड़का ईरी के शासक के गद्दी पर बैठा टिरियन को देख रहा था और अपनी माँ से पूछता है, क्या यही वो बुरा आदमी है? लेडी लाइसा कहती है, हाँ यही है वो, ये टिरियन है, लैनिस्टर घराने से, जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की। इसने सम्राट के हैंड का खून कर दिया। टिरियन कहता है, ओह तो क्या अब मैंने भी वो खून किया था? टिरियन को उस वक्त अपनी जबान बंद रखनी चाहिए थी, पर वो और उसकी लंबी जबान, वो भूल गया था कि कैस्टरली रॉक्स की ताकत अभी भी यहाँ से बहुत दूर है। लेडी लाइसा कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो बौने, अपनी जबान पर लगाम लगाओ और मेरे बेटे से तमीज से बात करो, वरना तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। याद रखना तुम कहाँ हो, ये ईरी है और ये सब नाइट्स ऑफ द वेल हैं, वो नाइट्स जो अपने लॉर्ड एरिन के वफादार हैं और इनमें से हर एक हमारे लिए जान देने को भी तैयार है। टिरियन कहता है, लेडी एरिन, अगर मुझे यहाँ एक चोट भी आई तो मेरा भाई जेमी जरूर तय कर देगा कि आपके ये लोग आपके लिए जान दे सकते हैं या नहीं। लेडी लाइसा कहती है, क्या तुम उड़ सकते हो? क्या बौनों के पंख होते हैं? अगर नहीं होते तो तुम्हारी जबान से निकलने वाली अगली धमकी अभी ही निगल लो। टिरियन कहता है, ओह मैंने कोई धमकी नहीं दी है, वो एक चेतावनी थी। लेडी लाइसा कहती है, ईरी अभेद्य है, ये बौना हमें बस डराने की कोशिश कर रहा है बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। अब टिरियन भी ये बात जानता था कि लेडी एरिन झूठ नहीं कह रही है। रास्ते में चढ़ाई के वक्त जितनी कठिनाइयां टिरियन ने देखी थी, वो जानता था कि कोई भी ऊपर चढ़ते हुए लड़ नहीं पाएगा और यही कारण था कि आज तक कोई भी ईरी को कब्जे में नहीं ले पाया था। पर फिर भी टिरियन कहता है, अभेद्य नहीं, असुविधाजनक कह सकते हैं। लॉर्ड रॉबर्ट उठकर कहता है, तुम झूठ बोलते हो माँ, मैं इसे उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी पीछे से कुछ सिपाही आते हैं और उसे उठाकर फेंकने ही वाले होते हैं कि वहाँ केटलिन आ जाती है और अपनी बहन को रोक लेती है। लेडी लाइसा केटलिन की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है और सर वार्डिस को आदेश देती है कि टिरियन को नीचे स्काई सेल में डाल दिया जाए। जाते जाते टिरियन कहता है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, और वो सच में नहीं भूला। अपने कैद खाने में कुछ दिन टिरियन तो ये सोचता रहा कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। उसे लगता था कि एरिन उसे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका मतलब जंग होगा। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे टिरियन का शक गहराता गया। वो समझ चुका था कि एरिन्स उसे मारेंगे तो नहीं, पर वो उसे इस कैद खाने में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। ठंड और भूख की वजह से कुछ दिनों बाद टिरियन भी पागल हो जाएगा और फिर उसे भी ये नीले आसमान बुलाने लग जाएंगे। टिरियन बैठे बैठे ये भी सोच रहा होता है कि इस वक्त उसके पिता टाइविन और उसका भाई जेमी क्या कर रहे होंगे। क्या टिरियन को खोजने के लिए उन्होंने खोजी दस्ते भेजे होंगे या नहीं? क्या किसी ने वेल के बाहर देखा था कि केटलिन उसे कहाँ ले जा रही है? उसने सोचा कि अभी उसकी बहन सर्सी क्या कर रही होगी। जब उसको ये खबर मिली हो गई तो सम्राट तो उसे रिहा कर देने का आदेश भेज देंगे, पर ये 6 साल का लड़का सम्राट की आदेश मानेगा? टिरियन आगे सोचता है कि अगर उसकी बहन किसी तरह सम्राट को मना लेगी कि मेरे मुद्दे पर सभा बैठाई जाए या मेरी पेशी की जाए, तो चाहे जो हो जाए स्टार्क्स उसे किसी खून का इल्जाम में फंसा ही नहीं पाएंगे। टिरियन को पूरा भरोसा था कि स्टार्क्स के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर टिरियन फिर सोचता है कि सर्सी इतनी समझदार होती तब तो। सर्सी के लिए उसके चालाकी से पहले उसका घमंड आता था। वहीं उसका भाई जेमी, वो तो बस एक गरम मिजाज बेवकूफ है। वो कभी गांठ सुलझाने पर विश्वास नहीं करता था, वो सीधा तलवार से डोरी काट देने पर विश्वास करता था। टिरियन सोचता है कि इन दोनों में से किसने उस स्टार्क लड़के को मारने के लिए हत्यारा भेजा होगा, और क्या इन्हीं दोनों ने तो लॉर्ड एरिन की मौत का षड्यंत्र तो नहीं रचा था। टिरियन सोचता है कि अगर लॉर्ड एरिन की मौत सच में एक हत्या थी, तब तो कहना पड़ेगा कि वो बड़े ही अच्छे से
विचार करके किया गया था, पर फिर एक राहगीर को एक खंजर दे के ब्रैंडन स्टार्क को मारने भेज देना, इतनी बेकार योजना कोई क्यों अमल में लाएगा फिर? और उसमें भी देखा जाए तो मेरे ही खंजर को क्यों दिया गया? टिरियन का शक अब और गहराता जा रहा था। वो समझ चुका था कि इस जंगल में सिर्फ डायर वुल्फ और शेर ही आपस में भिड़े हुए नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो अंधेरे के पीछे से डोरियां खींच रहा है। और टिरियन को मोहरा बनकर इस्तेमाल होना कतई पसंद नहीं था। टिरियन सोचता है कि वो अपनी जबान की वजह से इस कैद खाने में आया था, तो अब उसकी जबान ही उसे यहाँ से बाहर लेकर जाएगी। वो उठता है और दरवाजा पीटने लगता है और मॉर्ड को बुलाता है। जब मॉर्ड आता है तो टिरियन उससे कहता है, क्या तुम अमीर बनना चाहोगे? मॉर्ड उसे कहता है, मुंह मत चलाओ बौने। टिरियन कहता है, सोना, कैस्टरली रॉक सोने से भरा हुआ है। तभी मॉर्ड उसे मारता है। टिरियन जमीन पर गिरकर छटपटाने लगता है। टिरियन आगे कुछ भी कह रहा था तो मॉर्ड उसे पीटने लग जा रहा था। मॉर्ड टिरियन को पीटते हुए कैद खाने के एकदम छोर पर ले जाता है, पर टिरियन जानता था कि वो उसे कभी नीचे नहीं फेंकेगा, क्योंकि केटली ने ऐसा करने से मना किया है। टिरियन आगे कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे तगड़े आदमी की जरूरत है मॉर्ड। मैं तुम्हें सोना दूंगा, इतना जितना तुम यहाँ कभी नहीं कमा पाओगे। तुम उससे जो चाहे खरीद सकोगे, जमीन, औरतें, घोड़े। तुम एक लॉर्ड बन सकते हो, सोचो जरा। मॉर्ड कहता है, पर तुम्हारे पास कोई सोना नहीं है। टिरियन कहता है, उन्होंने मेरा बटुआ मुझसे छीन लिया है, पर मैं वादा करता हूँ कि मेरे पास बहुत सोना है। मेरी मदद करो और फिर वो सारा सोना तुम्हारा हो सकता है। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरा एक संदेश लेडी लाइसा तक पहुंचवा दो। मॉर्ड मान जाता है। टिरियन सोचता है कि उसे ऐसा क्या कहना चाहिए कि लेडी लाइसा उसकी बात सुनने को तुरंत तैयार हो जाए। तो वो मॉर्ड से कहता है, जाकर अपनी लेडी से कहना कि मैं अपने गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। अब जाओ, ये संदेश उन्हें दे देना। टिरियन सो रहा था जब वेल के सिपाही उसे लेने आते हैं। सर वर्डिस ईगन आकर टिरियन को उठाते हैं और बताते हैं कि लेडी लाइसा टिरियन से मिलना चाहती है। टिरियन कहता है, काफी रात हो चुकी है और सभा में काफी ठंड होगी, तो क्या मुझे मेरा क्लोक वापस मिल सकता है? सर वर्डिस आदेश देते हैं कि इसका जोगा इसे लाकर दिया जाए। टिरियन उसे पहनने के बाद कहता है, आपके पीछे सर वर्डिस, द हाई हॉल्स ऑफ एरिन 50 मशालों से रोशन किया गया था। वहाँ लेडी लाइसा तख्त पर बैठी हुई थी, पर टिरियन ध्यान देता है कि उनका बेटा यहाँ नहीं है। वो समझ जाता है कि छोटे लॉर्ड अभी सो रहे होंगे। टिरियन लेडी लाइसा के आगे झुककर सलामी देता है और हॉल में चारों ओर देखता है। वो देखता है कि लेडी लाइसा ने अपने सभी नाइट्स और सिपाहियों को बुला रखा था। वहाँ पर सर ब्राइंडन टली और सर नेस्टर रॉयस भी मौजूद थे। वहाँ पर सर नेस्टर के बेटे सर एल्बा भी मौजूद थे और वेल के और भी मुख्य घरानों ने सभा में मौजूदगी जताई थी। वहाँ सर रॉड्रिक कैसल सर विलिस वोड के साथ मौजूद थे और वो गायक मेरिलियन भी वहीं था। ब्रॉन मुख्य सभा से कुछ दूर एक स्तंभ के नीचे खड़ा था और उसका एक हाथ उसके तलवार पर था। टिरियन उसकी तरफ देखता है, तभी केटलिन की आवाज आती है, हमें बताया गया था कि तुम अपने गुनाहों को कबूलने आए हो। टिरियन कहता है, जी माय लेडी। लेडी लाइसा कहती है, वो आसमानी कैद खाने इन्हें तोड़ ही देता है। केटलिन कहती है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टूटा नहीं है। लेडी लाइसा केटलिन की बात को नजरअंदाज कर टिरियन से कहती है, बोलो, तुम्हें जो बोलना है। टिरियन समझ जाता है कि अब खेल शुरू होगा। वो ब्रॉन की तरफ एक बार देखता है और पलटकर अपनी बात शुरू करता है। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? हाँ, मैं एक बौना हूँ, मैं मानता हूँ। मेरे गुनाह और मेरे पाप गिनती के भी परे हैं माय लेडीज। मैं वैश्याओं के साथ सोया हूँ, वो भी सैकड़ों बार। मैंने कई बार कामना किया है कि मेरे पिता की मौत हो जाए और मेरी बहन, हमारी महारानी की भी। मैंने कभी अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने जुआ भी खेला, मैंने धोखे भी दिए। मैंने कई बार नेक लॉर्ड्स और लेडीज के बारे में काफी अभद्र बातें कही हैं। लेडी लाइसा चिल्लाती है, चुप हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कह रहे हो बौने? टिरियन कहता है, क्यों, क्या हुआ? मैं अपने गुनाह कबूल तो कर रहा हूँ माय लेडी। केटलिन कहती है, तुम पर मेरे बेटे को जान से मरवाने का इल्जाम है और लॉर्ड जॉन एरिन के कत्ल का भी। टिरियन कहता है, उन गुनाहों को मैं नहीं कबूल कर सकता, मुझे माफ करें माय लेडी, मैं उन कत्लों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेडी लाइसा गुस्से में अपने सिंहासन से उठती और कहती है, अपनी मजाक बंद करो बौने, हम तुम्हारे इन तमाशों से तंग आ चुके हैं। सर वार्डिस, इसे वापस कैद खाने में डाल दीजिए और इस बार इसे और छोटे कोठरी में डालिएगा। टिरियन भी जोर से कहता है, क्या इसी तरह वेल में इंसाफ किया जाता है? आपने मुझ पर इल्जाम लगाए और अब मुझे काल कोठरी में फेंक दिया जा रहा है, वो भी बस इसलिए कि मैंने उन
इल्जामों से पल्ला झाड़ लिया है। क्या यही है सम्राट का इंसाफ? क्या ईरी सातों साम्राज्यों का हिस्सा नहीं है? मैं गुनहगार हूँ, ऐसा आपका मानना है। कोई बात नहीं, पर मैं आजमाइश की पेशकश रखता हूँ। मुझे बोलने का हक दिया जाए, मेरे बेगुनाही और झूठ को सबके सामने साबित करने का मौका दिया जाए। टिरियन की बात खत्म होते ही पूरी सभा में लोगों का विमर्श सुना जा सकता था। टिरियन समझ जाता है कि उसने लेडी लाइसा को अब फंसा दिया है। टिरियन जानता था कि वो एक ऊंचे घराने से है और वो आजमाइश का हक रखता है। लेडी लाइसा कहती है, अगर तुम्हारी जांच हुई और अगर तुम दोषी पाए गए तो खुद सम्राट के नियमों के अनुसार तुम्हें अपने जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम यहाँ पे कोई जल्लाद नहीं रखते लैनिस्टर। मून डोर को खोला जाए। तभी दो सिपाही आगे बढ़ते हैं और दो स्तंभों के बीच मौजूद एक बड़े दरवाजे को खोलते हैं। लेडी लाइसा कहती है, सम्राट के इंसाफ को देखो, तुम्हें आजमाइश चाहिए थी तो ये लो वो मौका। उसके बाद मेरा बेटा तुम्हारी बातों को सुनेगा, फिर वही तय करेगा कि तुम उस दरवाजे से बाहर जाओगे या इस दरवाजे से। टिरियन कहता है, आपका शुक्रिया माय लेडी, पर मैं लॉर्ड रॉबर्ट को तंग करना जरूरी नहीं समझता। ईश्वर मेरे बेगुनाही का साक्षी है, मैं उनके ही इंसाफ को स्वीकार कर लूंगा, इसलिए मैं ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग रखता हूँ। ये सुनते ही पूरी सभा हंस पड़ी। लेडी लाइसा कहती है, तुम्हें इसका हक है। लाइसा के ऐसा कहते ही एक जवान नाइट आगे आकर कहता है, माय लेडी, मुझे आपका दावेदार बनने का सम्मान दीजिए। तभी धीरे धीरे बाकी नाइट्स भी एरिन घराने के शान और सम्मान में दावेदार बनने की पेशकश कर देते हैं। लाइसा कहती है, मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ माय लॉर्ड्स, आप सबकी वीरता और वफादारी हमेशा से सातों साम्राज्यों में सबसे काबिले तारीफ रही है, पर मैं सिर्फ किसी एक को ही अपना दावेदार चुन सकती हूँ। सर्वार्डिस ईगन, आप सालों तक मेरे पति लॉर्ड जॉन एरिन के सहायक रहे हैं, आप हमारे दावेदार बनिएगा। सर्वार्डिस आगे आते हैं और एक घुटने पर बैठकर सर झुकाते हुए कहते हैं, माय लेडी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये सम्मान किसी और को दें। ये आदमी कोई योद्धा नहीं है, जरा देखिए इसे, ये मेरे आधे कद जितना भी नहीं है। मेरे लिए ये सम्मान नहीं बल्कि उपहास का कारण बन जाएगी अगर मैंने इसे मारकर उसे इंसाफ का नाम दिया तो। टिरियन कहता है, मैं भी सहमत हूँ। लाइसा कहती है, पर तुम्हें ही तो ट्रायल बाय कॉम्बैट मांगा था। टिरियन कहता है, और इसीलिए अब मैं भी अपने लिए एक दावेदार चुनने की मांग रखता हूँ, जिस तरह आपने चुना है। मेरा भाई जेमी जरूर तैयार हो जाएगा। लाइसा कहती है, तुम्हारा भाई यहाँ से सैकड़ों मीलों दूर है और हम उतना इंतजार नहीं करेंगे, तुम सर्वैर्डिस से कल लड़ोगे। टिरियन कहता है, गायक, जब तुम आज के इस परिदृश्य का संगीत बनाओगे तो उसमें बताना कि किस तरह महान लेडी लाइसा ने सबसे काबिल नाइट के आगे मुझ जैसे कमजोर बौने को फेंक दिया था। लाइसा कहती है, मैंने किसी को भी मना नहीं किया है, अपने दावेदार का नाम लो बौने, अगर तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई भी तुम्हारे लिए मरने को तैयार है तो। तभी हॉल के पीछे कुछ हरकत होती है और एक आवाज आती है, मैं इस बौने के लिए लड़ूंगा। ये आवाज ब्रॉन की थी। यहाँ किंग्स लैंडिंग में नेड एक सपना देख रहा था। सपने में वो एक बहुत पुराना वाकया देखता है जहाँ वो 3 नाइट्स को देखता है बिल्कुल सफेद लिबास में। नेड के साथ भी कुछ लोग थे, उनमें थे मार्टिन कैसेल, जॉरी कैसेल के पिता, वफादार थियो वुल, ईथन ग्लोवर जो ब्रैंडन स्टार्क का दास था, सर मार्क रिसवेल, हॉलैंड रीड और लॉर्ड डस्टिन। नेड और उसके लोग मिलाकर 7 लोग थे जो अपने सामने 3 लोगों को देख रहे थे। उन तीनों नाइट्स का चेहरा नेड को साफ साफ दिख रहा था और वो तीनों कोई मामूली नाइट्स नहीं थे। डॉन की लाल पहाड़ी उनके पीछे देखी जा सकती थी। सबसे पहले थे सर आर्थर डेन, द स्वॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग, और उन्होंने अपनी तलवार डॉन को अपने दाहिने कंधे पर रखा हुआ था। उनके बगल में थे सर ऑस्वेल वेंट अपनी तलवार को धार करते हुए, और उन दोनों के बीच थे सर गेरोल्ड हाईटावर, द व्हाइट बुल, लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड। नेड कहता है, ट्राइडेंट पर मैं तुम सबको ही ढूंढ रहा था। सर गेरोल्ड कहते हैं, हम वहाँ नहीं थे। सर ऑस्वेल कहते हैं, अगर हम वहाँ होते तो उस विद्रोही की खैर नहीं रहती। नेड कहता है, जब किंग्स लैंडिंग हथियाया गया तब सर जेमी ने सम्राट को खुद अपनी तलवार से मार डाला, तब तुम सब कहाँ थे? सर गेरोल्ड कहते हैं, बहुत दूर, पर अभी भी एरिस उस सिंहासन पर बैठा होता अगर हम वहाँ होते तो, और तुम सब बागी नरक की आग में जल रहे होते। नेड कहता है, जब मैं स्टॉर्म्स एंड पहुंचा वहाँ के घेराबंदी को हटाने के लिए, तब लॉर्ड टायरल और लॉर्ड रेडवाइन अपने घराने का परचम गिरा घुटने टेक चुके थे और हमसे रहम की गुजारिश कर रहे थे। मुझे लगा था तुम सब भी वहीं होंगे। सर आर्थर डेन कहते हैं, हम इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकते। नेड कहता है,
सर विलियम डैरी ड्रैगनस्टोन भाग चुके हैं तुम्हारी महारानी और उनके बेटे विसेरिस के साथ। मुझे लगा तुम सब भी उन्हीं के साथ भागे होगे। सर ऑसवेल कहते हैं सर विलियम एक सच्चे और भले इंसान है। तभी सर गेराल्ड कहते हैं पर वो किंग्स गार्ड से नहीं है। किंग्स गार्ड कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं। सर आर्थर अपना हेलमेट पहनते हुए कहते हैं तब हो या अभी। सर गेराल्ड कहते हैं हमने एक प्रतिज्ञा ली थी। इतना सुनते ही नेड के लोग भी उस तक पहुंचते हैं। ये एक भिड़ंत थी, 7 लोग 3 के विरुद्ध। सर आर्थर कहते हैं तो अब ये शुरू होगा। नेड कहता है नहीं, अब ये खत्म होगा। वो सभी आपस में भिड़ जाते हैं। तभी पीछे से लियाना की आवाज आती है। वो नेड का नाम पुकार रही थी। लियाना चीखती है लॉर्ड एडार्ड। नेड पीछे मुड़कर देखता है। तभी एक मर्दाना आवाज आता है लॉर्ड एडार्ड, और नेड की आंख खुल जाती है। नेड देखता है कि ये रात का समय था और वो टावर ऑफ हैंड में था। नेड उठते पूछता है कि वो कितने दिन से बेहोश था। वायन पूल बताता है कि पिछले 6 दिन और 7 रातों से आप बेहोश थे। पूल नेड को पानी पिलाता है और बताता है कि सम्राट ने आदेश भेजा था कि वो आपसे मिलना चाहते हैं माय लॉर्ड। नेड पूल से कहता है कि वो सम्राट से कल मिल लेगा, जिसपे पूल बताता है कि सम्राट का आदेश है कि जिस वक्त आप आंख खोलेंगे उसी वक्त आपको उनके पास लाया जाए। नेड जानता था कि रॉबर्ट कितना बेसब्र इंसान है। फिर वो पूल से कहता है कि सम्राट को जाकर बताओ कि मैं कितना कमजोर हूँ और अगर सम्राट चाहे तो वो मुझसे मिलने आ सकते हैं, मुझे खुशी होगी। और नेड अपने होम गार्ड के कप्तान को अंदर भेजने को कहता है पर उसे याद आता है कि जोरी तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ी देर बाद एलिन नेड के कमरे में आता है। नेड कहता है पूल ने मुझे बताया है कि मैं पिछले 6 दिन से बेहोश था। मुझे बताओ कि इन 6 दिनों में क्या हुआ है। एलिन कहता है किंग्सलेयर नगर छोड़कर भाग चुका है। चर्चे ये हैं कि वो वापस कैस्टरली रॉक्स भाग चुका है और जिस तरह लेडी स्टार्क ने बौने को अगवा कर लिया है वो बात हर किसी के जबान पर है। अगर आप कहें तो मैं आपके कमरे के चारों ओर और सिपाही तैनात कर दूं। नेड कहता है जरूर। और मेरी बेटियां। एलिन बताता है कि वो हर दिन नेड को देखने आती थी। नेड एलिन को आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए क्योंकि ये सब तो अभी बस शुरुआत है। एलिन नेड को भरोसा दिलाता है कि उसकी बेटियों को कुछ नहीं होगा। नेड जोरी और बाकियों के बारे में पूछता है जिसपे एलिन उसे बताता है कि जोरी और बाकियों के पार्थिव शरीर को विंटरफेल भिजवा दिया गया है और जोरी को उसके दादा के कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि सालों पहले उसके पिता मार्टिन कैसल को नेड ने साउथ में दफनाया था। जब नेड और उसके बाकी के 6 आदमी किंग्स गार्ड के उन 3 नाइट्स से लड़े थे तब उन 7 में से बस 2 ही जिंदा वापस आ पाया था। एक तो खुद नेड और दूसरा हॉलैंड रीड। नेड ने जोरी के पिता मार्टिन को वही डॉर्न के नजदीक दफनाया था। तभी वायन पूल दोबारा आता है और नेड से कहता है कि सम्राट आपसे मिलने के लिए निकल गए हैं और महारानी भी उनके साथ है। नेड को उम्मीद नहीं थी कि सरसी भी आएगी पर वो पूल को आदेश देता है कि जब वो सब आ जाएं तो इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। थोड़ी देर बाद सम्राट एक हाथ में शराब लिए और उनके बगल में महारानी आ जाते हैं। नेड कहता है महामहिम मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं उठ नहीं सकता। रॉबर्ट कहता है कोई बात नहीं, शराब लोगे? काफी अच्छी है। नेड कहता है जी थोड़ी सी, शुक्रिया, मेरा थोड़ा सर घूम रहा है। तभी महारानी कहती है तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि तुम्हारा सर अभी तक तुम्हारे कंधे पर है। रॉबर्ट चिल्लाता है चुप हो जाओ तुम। फिर वो नेड से कहता है क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? नेड कहता है थोड़ा बहुत। रॉबर्ट कहता है पाइसल ने कहा था कि चोट पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। वैसे क्या मैं ये मान सकता हूँ कि केटलिन ने जो किया वो तुम्हें पता है? नेड कहता है हाँ पता है, पर मेरी बीवी निर्दोष है महामहिम। उसने जो कुछ भी किया वो मेरे ही निर्देश पर किया है। रॉबर्ट कहता है इससे मुझे खुशी नहीं हुई नेड। सरसी कहती है किस अधिकार से तुम्हारी ये हिम्मत हुई कि तुम्हारे भाई को हाथ लगाओ? क्या समझते हो तुम खुद को? नेड कहता है द हैंड ऑफ द किंग। आपके सम्राट पति ने ही मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं शांति और सम्राट के न्याय को बनाए रखूं। सरसी कहती है तुम सम्राट के हैंड थे पर अब। रॉबर्ट जोर से चिल्लाता है खामोश, तुमने उससे सवाल किया, उसने जवाब दे दिया। सरसी डर से आगे कुछ नहीं कहती पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। रॉबर्ट नेड की तरफ मुड़कर कहता है शांति बनाए रखना? हाँ, क्या इसी तरह तुम शांति बनाते हो नेड? 7 लोग मारे गए हैं। सरसी कहती है 7 नहीं 8। ट्रेगर आज सुबह ही दम तोड़ दिया। लॉर्ड स्टार्क ने उस पर वार किया था। रॉबर्ट कहता है किंग्स रोड पर अपहरण और मेरे नगर की गलियों में कत्लेआम, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा नेड। नेड कहता है केटलिन के पास जायज वजह है सम्राट। तभी नेड की बात काटते हुए रॉबर्ट कहता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा नेड। तुम केटलिन को आदेश दोगे कि वो उस बौने को अभी रिहा करे और उसके बाद तुम्हें जेमी लैनिस्टर के साथ संधि भी करनी होगी। नेड कहता है मेरे 3 लोग
लोग मेरी आंखों के सामने मार दिए गए थे क्योंकि जेमी मुझे बेइज्जत करना चाहता था। क्या मैं वो भूल जाऊं? सर्सी सम्राट से कहती है, मेरे भाई ने वो झगड़ा शुरू नहीं किया था सम्राट। लॉर्ड स्टार्क नशे में धुत वैश्यालय से लौट रहे थे और उनके आदमियों ने जेमी और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया और उसकी पत्नी ने भी टिरियन पर हमला करवा दिया था। नेड कहता है, तुम मुझे उससे ज्यादा अच्छा जानते हो रॉबर्ट, तुम चाहो तो लॉर्ड बेलिश से पूछ सकते हो, वो वहीं मेरे साथ थे। रॉबर्ट कहता है, मैंने बेलिश से बात कर ली है, उसने बताया है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो सिटी वॉच को बुलाने चला गया था, पर उसने कहा है कि तुम किसी वैश्यालय से लौट रहे थे। नेड कहता है, कोई वैश्यालय? तुम्हें क्या हुआ है रॉबर्ट? मैं वहाँ तुम्हारी बेटी से मिलने गया था, उसकी माँ ने उसका नाम बैरा रखा है, वो उस लड़की जैसी लगती है जो तुम्हारी पहली बेटी थी वेल में। रॉबर्ट कहता है, बैरा? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इससे खुशी होगी? और उसकी वो बेवकूफ माँ, मुझे लगा उसमें थोड़ी तो समझ होगी। नेड कहता है, वो उस वक्त 15 की थी और एक वैश्या थी। तुम्हें सच में लगता है कि उसमें समझ होगी रॉबर्ट? वो आज भी तुमसे प्यार करती है। रॉबर्ट कहता है, ये सब बातें महारानी के सामने सही नहीं है नेड। नेड कहता है, महारानी को मेरी किसी भी बातों से कोई लेना देना नहीं होता सम्राट। मुझे बताया गया है कि किंग्सलेयर नगर छोड़कर भाग चुका है। मुझे आदेश दें कि मैं उसे यहाँ लेकर आऊं और उसे न्याय का सामना करना पड़े। सम्राट शराब का 2 घूंट पीते हुए कहते हैं, नहीं, मैं चाहता हूं कि यह हंगामा बस यहीं खत्म हो। जेमी ने तुम्हारे 3 आदमी मारे, बदले में तुमने उसके 5। अब सब यहीं खत्म करो। नेड कहता है, क्या यही आपका न्याय है? अगर ऐसा है तब मुझे खुशी है कि मैं अब आपका हैंड नहीं हूँ। सर्सी सम्राट को देखकर कहती है, अगर कोई इसी तरह एक टारगेरियन से कहने की जुर्रत करता जैसे इसने अभी आपसे कहा है तो। रॉबर्ट सर्सी की बात काट कर कहता है, क्या मैं तुम्हें एरिस टारगेरियन दिखता हूँ? सर्सी कहती है, नहीं, पर मैं आपको एक सम्राट जरूर मानती हूँ। जेमी और टिरियन आपके साले हैं। स्टार्क्स ने एक को नगर से भागने पर मजबूर कर दिया और दूसरे को अगवा कर लिया है और ये आदमी हर वक्त आपका अपमान करता रहता है, फिर भी आप यहाँ खड़े होकर उसे शराब पिला रहे हैं। रॉबर्ट अब गुस्से से भर चुका था। वो कहता है, कितनी बार मुझे तुम्हें समझाना होगा कि अपनी जबान पर लगाम रखो बेवकूफ औरत। सर्सी कहती है, ईश्वर की भी विडंबना है हमें बनाने में। आपको मेरे जगह स्कर्ट में होना चाहिए था और मुझे कवच पहन लेना चाहिए था। अब गुस्से से आपा खोते हुए सम्राट अपने उल्टे हाथ से सर्सी के चेहरे पर एक चाटा जड़ देते हैं। सर्सी लड़खड़ाकर जोर से गिर पड़ती है, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे। वो उठकर कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं इसे एक सम्मान के प्रतीक के तौर पर रखूंगी। रॉबर्ट कहता है, तो इसे चुपचाप रखना, वरना मुझे दोबारा तुम्हें सम्मानित करना पड़ेगा। इसके बाद रॉबर्ट एक सिपाही को बुलाकर आदेश देता है कि महारानी को उनके कमरे में ले जाओ। वो सिपाही सर्सी को वहां से ले जाता है। रॉबर्ट अपना शराब का प्याला दोबारा से भरता है और नेड से कहता है, तुमने देखा वो मेरे साथ क्या करती है नेड? मेरी प्यारी बीवी, मेरे बच्चों की माँ। रॉबर्ट का गुस्सा जा चुका था। नेड अब रॉबर्ट की आंखों में एक तरह की उदासी और एक डर देख सकता था। रॉबर्ट आगे कहता है, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, एक सम्राट ऐसा कभी नहीं करता। रॉबर्ट अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं हमेशा से ताकतवर था, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाता था, कोई नहीं, पर आप उनसे कैसे लड़ोगे जिन्हें आप मार ही नहीं सकते? रेगार, वो रेगार जीत गया, कमीना कहीं का। मैं उसे अपने हाथों से मारा था नेड। मैंने वो भाला उसके काले कवच से होते हुए उसके काले दिल के आर पार कर दिया था। उसकी मौत मेरे कदमों पर गिरकर हुई थी, पर फिर भी वो जीत गया। उसके पास अब लियाना है और मेरे पास ये। नेड कहता है, महामहिम हमें बात करनी चाहिए। रॉबर्ट अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं अब इन चर्चों से थक चुका हूँ। कल मैं किंग्सवुड शिकार के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे वापस आने के बाद कहना नेड। नेड कहता है, अगर ईश्वर ने चाहा तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा महामहिम। याद है आप ही ने मुझे विंटरफेल वापस जाने का आदेश दिया था। रॉबर्ट कहता है, और ईश्वर हमेशा नहीं चाहते नेड, ये लो, ये तुम्हारा है। रॉबर्ट अपने जेब से एक चांदी से बना हैंड निकालता है और नेड की तरफ फेंकता है और कहता है, अब चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, पर तुम ही मेरे हैंड हो और तुम कहीं नहीं जा रहे। नेड के पास और कोई चारा नहीं था। वो कहता है, पर सम्राट वो टारगेरियन लड़की। रॉबर्ट कहता है, अब दोबारा से शुरू मत करो नेड, उस पर चर्चा हो चुका है और अब मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहता। नेड कहता है, आप मुझे अपनी सभा में क्यों रखना चाहते हैं सम्राट, जब आप मेरी कोई सलाह ही नहीं मानते तो? रॉबर्ट हंसते हुए कहता है,
क्यों नहीं, किसी को तो इस रियासत को चलाना है ना। वो बैज पहन लो नेड, ये तुम पर जचता है। और अगर अब तुमने इसे उतारा, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं इसे जेमी लैनिस्टर के सीने पर टांक दूंगा। यहाँ वेल में सुबह का वक्त था। केटलिन कहती है, मुझे आगे का समाचार दीजिए। सर रॉड्रिक बताते हैं कि किंग्सलेयर एक सेना तैयार कर रहा है कैस्टरली रॉक्स में। आपके भाई ने संदेश भेजा है कि उन्होंने कुछ दूत कैस्टरली रॉक्स भेजे हैं लॉर्ड टाइविन का मिजाज जानने के लिए, पर अभी तक उन दूतों की तरफ से कोई खबर नहीं है। आपके भाई एडम्यूर ने लॉर्ड वैंस और लॉर्ड पाइपर को गोल्डन टूथ के नीचे के घाटी को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया है। केटलिन सर रॉड्रिक से अपने पिता के बारे में पूछती है, जिसपे सर रॉड्रिक उसे बताते हैं कि संदेशे में लॉर्ड होस्टर की कोई खबर नहीं थी। केटलिन सोचती है कि उसके पिता सच में बहुत बीमार होंगे, तभी उन्होंने रिवर रन की जिम्मेदारी उसके भाई एडम्यूर को दे दी है। केटलिन कहती है कि जब सुबह संदेश आया था तो उसे जगाया क्यों नहीं गया, जिस पर सर रॉड्रिक कहते हैं कि ये उनकी बहन का ही आदेश था कि आज के कॉम्बैट के बाद वो खुद पहले आपसे मिलने आएंगी। केटलिन कहती है, यानी मेरी बहन इस खेल में फंस गई। वो लैनिस्टर उसे बेवकूफ बनाता रहा और उसे समझ भी नहीं आया। आज सुबह के कॉम्बैट में क्या होता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सर रॉड्रिक, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरी जगह विंटरफेल में है मेरे बेटों के साथ। मैं लाइसा से कुछ सैनिक मांगूंगी जो हमें गर्ल टाउन तक छोड़ दें, हम वहाँ से जहाज ले लेंगे। केटलिन सर रॉड्रिक को कमरे के बाहर इंतजार करने को कहती है। केटलिन तैयार होने के बाद सोचती है कि अगर वो इस कॉम्बैट से पहले लाइसा से बात कर पाई तो शायद वो इसे रोक सके। जब केटलिन कमरे से बाहर आती है तो वो सर रॉड्रिक से कहती है कि वो लैनिस्टर हमारा बंधक है और ये बात लाइसा को आज याद दिलाने का वक्त आ गया है। लाइसा के कमरे के बाहर केटलिन को अपने अंकल ब्राइंडन मिलते हैं। केटलिन उन्हें बताती है कि आज सुबह एक संदेश आया था जिसपे सर ब्राइंडन कहते हैं कि उन्हें भी इसकी खबर है। वो आगे बताते हैं कि जैसे ही ये खबर आई थी उन्होंने लाइसा से कहा कि अभी तुरंत 1000 काबिल लोगों के साथ रिवर रन की तरफ चलना चाहिए, पर इस पे लाइसा का जवाब था कि रिवर रन के लिए 1000 लोगों को क्यों भेजना। उल्टा लाइसा अपने अंकल को भी रिवर रन जाने से मना कर देती है, पर ब्राइंडन मन बना चुका था कि शाम होते ही वो वेल छोड़कर रिवर रन के लिए निकल पड़ेगा। केटलिन अपने अंकल से कहती है कि उनका हाई रोड में अकेले जाना सही नहीं होगा। वो उनसे उनके साथ विंटरफेल चलने को कहती है, जहां से वो 1000 लोग लेकर रिवर रन जा सकते हैं। सर ब्राइंडन थोड़ी देर सोचते हैं पर केटलिन का प्रस्ताव मान लेते हैं और कहते हैं कि शाम को वो नीचे उनका इंतजार करेंगे और उसके अंकल वहां से चले जाते हैं। केटलिन और सर रॉड्रिक लाइसा के कमरे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि लाइसा के कमरे के ठीक आगे एक बगीचा था जहां आज की भिड़ंत होने वाली थी। जैसे केटलिन वहां पहुंचती है तो देखती है यहाँ सब कुछ ऐसे सजा कर रखा गया था जैसे कोई खेल तमाशा होने वाला है। लाइसा जैसे ही केटलिन को देखती है तो वो उसका स्वागत करती है, जिसके बाद केटलिन जानबूझकर ऊंची आवाज में कहती है, लाइसा तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अगर वो बौना जिंदा रहता है तो ही उसकी कीमत है, वरना वो किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर उसका दावेदार जीत गया तो। तभी लॉर्ड हंटर बीच में कहते हैं कि इसके संभावना कम है कि टिरियन का दावेदार जीत पाएगा, पर केटलिन सच्चाई जानती थी। उसने ब्रॉन को हाई रोड पर लड़ते देखा था। वो गजब का तेज और तलवारबाज है, जिसपे बाकी सब भी कहते हैं कि सर वार्डिस एक नाइट हैं और वो आसानी से जीत जाएंगे। केटलिन सभी को समझाती है कि अगर टिरियन हार जाता है और अगर हम उसे नीचे फेंक देते हैं, तब अगर जेमी यहाँ आएगा तो आप सबको लगता है कि जेमी को फर्क पड़ेगा कि हमने उसके भाई को आजमाइश का मौका दिया भी था या नहीं। केटलिन बाकी सभी के बातों को नजरअंदाज करते हुए लाइसा से कहती है, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ बहन, वो लैनिस्टर मेरा कैदी है। जिसपे लाइसा कहती है, और उसने मेरे पति का खून कर दिया है और मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि वो इसकी कीमत चुकाए। और इतना ही कहकर लाइसा पलटकर अपने सिंहासन पर जा बैठती है। लाइसा के वहां से जाते सर रॉड्रिक केटलिन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है जॉन एरिन की मौत में किसका हाथ है। केटलिन बताती है कि उसे पूरा यकीन है कि जॉन एरिन की हत्या में लैनिस्टर्स का हाथ है, पर वो टिरियन है, जेमी है या महारानी है या तीनों मिले हुए हैं ये कहना मुश्किल है। सर रॉड्रिक कहते हैं, क्या लगता है माय लेडी, क्या जॉन एरिन की मौत जहर से हुई होगी? अगर ऐसा है तब ये काम या तो महारानी ने किया है या तो इसी बौने ने। मैं जेमी लैनिस्टर को जानता हूँ, वो इस तरह के तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। केटलिन और सर रॉड्रिक ये बातें कर ही रहे थे कि पीछे से लाइसा के बेटे रॉबर्ट की आवाज आती है। केटलिन सर रॉड्रिक से कहती है कि ये लड़का बिल्कुल अनुशासित नहीं है, ये कभी भी सत्ता संभालने के काबिल नहीं बन पाएगा अगर इसे इसके माँ से अलग नहीं किया गया तो। तभी पीछे से कोई कहता है, इसके पिता आपसे सहमत होते माय लेडी। ये आवाज मास्टर कोलमन की थी। वो आगे बताते हैं कि लॉर्ड एरिन तो अपने बेटे को ड्रैगन स्टोन भेजने की सोच रहे थे। केटलिन कहती है, आपको कोई गलती हुई है मास्टर, वो उसे कैस्टरली रॉक्स भेज रहे थे ना कि ड्रैगन स्टोन। और हाँ, ये प्रबंध लॉर्ड हैंड के मौत के बाद की गई थी ना कि
पहले। इस पे मास्टर कोलमन अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, मैं आपसे माफी चाहूंगा माय लेडी, पर लॉर्ड जॉन एरिन ही थे जो। तभी पीछे से एक घंटी की आवाज आती है। सभी पलटकर देखते हैं तो वहाँ एक नाइट टिरियन को लेकर आता है। लाइसा का बेटा रॉबर्ट जिद किए जा रहा था कि उसे इस बुरे आदमी को नीचे फेंकना है, जिस पर लाइसा भी उसे समझाती है कि पहले हम खेल देखेंगे फिर इसे सजा देंगे। थोड़ी देर बाद दोनों दावेदार वहाँ पहुँचते हैं। सर्वार्डिस सर से लेके पैर तक पूरी तरह आर्मर पहने हुए थे, वहीं उसके तुलना में ब्रॉन काफी कम आर्मर पहना हुआ था। केटलिन देख ली थी कि ब्रॉन सर्वार्डिस से तकरीबन आधा हाथ लंबा था। दोनों दावेदार एक दूसरे को सलामी देते हैं और एक सेप्टन आकर प्रार्थना पूरा करता है। प्रार्थना पूरी होते ब्रॉन उठ खड़ा होता है और सर्वार्डिस को 2 दास की जरूरत पड़ता है उठने के लिए। उनके दास उन्हें 4 फुट बड़ा एक ढाल ला कर देते हैं। जब ब्रॉन को वैसा एक ढाल दिया जाता है तो वो लेने से मना कर देता है। अगला दास उन्हें एक तलवार ला कर देता है। लाइसा सबको बताती है कि ये तलवार उसने अपने पति लॉर्ड एरिन के लिए किंग्स लैंडिंग में बनवाया था। केटलिन देखती है कि ये तलवार थी तो सच में खूबसूरत, पर वो देख सकती थी कि उस नए तलवार के साथ सर्वार्डिस को दिक्कत हो रही थी। लेडी लाइसा अपने बेटे से कहती है, वो सब तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहे हैं बेटा। रॉबर्ट चिल्लाता है, अब लड़ो। लड़ाई अब शुरू होती है। सर्वार्डिस पहला वार करते हैं, फिर लगातार दूसरा और तीसरा वार भी। ब्रॉन हर वार से बच रहा था और वो एक जगह टिक ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वो सर्वार्डिस के बाएं तरफ जाने लगता है, जिस तरफ उनका ढाल नहीं था। सभी लोग चिल्ला रहे थे कि कायरों की तरह मत भागो, सामना करो डरपोक। केटलिन सर रॉड्रिक की तरफ देखती है। सर रॉड्रिक भी बताते हैं कि सर्वार्डिस ब्रॉन का पीछा करने लग गए हैं और इतने भारी सामानों के साथ सबसे मजबूत शख्स भी जल्दी थक जाएगा। केटलिन भी अपने जिंदगी में लगभग हर रोज लोगों को अभ्यास करते देखती थी। उसने भी आज तक 50 से ज्यादा प्रतियोगिताएं देखी थी, पर आज की यह लड़ाई थोड़ी अलग थी। इसमें खून और मौत के गंध को महसूस किया जा सकता था। पर आज की यह लड़ाई केटलिन को सालों पहले की उस लड़ाई को याद दिला गया जब पेटिर बेलिश ने नेड स्टार्क के बड़े भाई ब्रैंडन स्टार्क को चुनौती दी थी। केटलिन के पिता उसकी शादी ब्रैंडन से तय कर चुके थे, इसलिए वो ब्रैंडन से कहती है कि मैं इस लड़के को भाई जैसा मानती हूँ, इसलिए इसे मारिएगा मत। ब्रैंडन भी केटलिन की बात मान लेता है। लड़ाई के दौरान ब्रैंडन पेटिर को कई बार हार मान लेने को कहता है, पर पेटिर मान नहीं रहा था। तभी ब्रैंडन अपना आखिरी वार करता है और पेटिर नदी के पानी में गिर पड़ता है। और वो आखिर बार था जब केटलिन ने उसका चेहरा देखा था किंग्स लैंडिंग आने से पहले। पेटिर को ढंग से ठीक होने में 14 दिन लगे थे। उसके बाद केटलिन के पिता ने उसे वापस फिंगर्स भिजवा दिया था। तभी केटलिन यहाँ देखती है कि सर्वार्डिस पूरी कोशिश कर रहे थे ब्रॉन को घेरने की, पर ब्रॉन एक जगह टिक ही नहीं रहा था। तभी वो एक मूर्ति के पीछे चला जाता है और जैसे ही सर्वार्डिस उस मूर्ति के नजदीक आते हैं, ब्रॉन पीछे से अचानक से निकलता है और सर्वार्डिस के दाहिने तरफ वार करता है। सर्वार्डिस उस वार को रोक तो लेते हैं, पर उनके हेलमेट का एक हिस्सा टूट जाता है। जैसे ही सर्वार्डिस का ध्यान भटकता है, ब्रॉन सीधे अगला वार उनके पेट पर करता है जहां उनका आर्मर पूरा नहीं था। इस वार से सर्वार्डिस लड़खड़ा जाते हैं और वो अपने दुश्मन को ढूंढने लगते हैं। उनके हेलमेट के बारीक वाइजर की वजह से वो कुछ साफ देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही सर्वार्डिस को समझ आता है कि ब्रॉन ठीक उनके पीछे है, ब्रॉन का अगला वार उनके कोहनी पर होती है और उनके कोहनी को बचाने वाला गार्ड टूट जाता है। केटलिन देख सकती थी कि धीरे धीरे ब्रॉन भारी पड़ रहा था। तभी लेडी लाइसा चिल्लाती है, बस बहुत हुआ सर्वार्डिस, खत्म कीजिए इसे। और कहना पड़ेगा सर्वार्डिस अपने लेडी के आदेशों के वफादार थे। अभी तक जो सर्वार्डिस धीरे धीरे लड़ रहे थे, वो लाइसा का आदेश सुनते ही अपनी ढाल फेंकते हैं और सीधा ब्रॉन को पकड़ के वहाँ की एक मूर्ति पर दे मारते हैं। ब्रॉन की भी हालत बिगड़ जाती है। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। उसके बाद सर्वार्डिस अपनी तलवार दोनों हाथ से उठाते हैं और उनका ये वार इतना जबरदस्त था कि अगर ब्रॉन वहीं खड़े रह जाता उसे रोकने के लिए, तो सर्वार्डिस का ये वार उसके तलवार को तोड़ते हुए ब्रॉन को उसके गले से लेके उसके कमर तक काट के रख देती। पर ब्रॉन वहां से हट जाता है और वो मूर्ति सर्वार्डिस के ऊपर गिरा देता है। सर्वार्डिस जैसे ही जमीन पर गिरते हैं, ब्रॉन तुरंत उनके ऊपर चढ़ जाता है और उनके बाह के नीचे अपनी तलवार अपना पूरा जोर लगाकर डाल देता है, जो सर्वार्डिस के पसलियों से होते हुए अंदर चला जाता है और सर्वार्डिस की मौत हो जाती है। रॉबर्ट कहता है, क्या अब हम इस बौने को फेंक सकते हैं? टिरियन कहता है, इस बौने को नहीं बच्चे, ये बौना अब यहाँ से घर जाने वाला है। लाइसा कहती है, तुम्हें लगता है? टिरियन लाइसा की बात काटते हुए कहता है, मुझे लगता है कि एरिन घराना कभी अपना नीति वाक्य नहीं भूलते। क्या है वो? हाँ, एज हाई एज ऑनर।
लाइसा गुस्से से भरी हुई थी, पर फिर भी अपने सैनिकों को आदेश देती है कि टिरियन और उसके दावेदार को रिहा कर दिया जाए और उन्हें इतना सामान दिया जाए कि वो यहाँ से ट्राइडेंट तक जा पाएं, और साथ ही वो उनके हथियार भी वापस कर देने को कही। टिरियन भी मुस्कुराते हुए लेडी लाइसा को अलविदा कहता है। यहाँ दी वॉल पर सर एलिसर थॉर्न सभी लड़कों को अभ्यास के लिए बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज 5 नए लड़के नाइट्स वॉच में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और जगह बनाने के लिए पुराने 8 लड़कों को लॉर्ड कमांडर के पास भेज दिया जाएगा और वो वही करेंगे जो लॉर्ड कमांडर का आदेश होगा। सर एलिसर थॉर्न उन 8 लड़कों का नाम बताते हैं, जिसमें जॉन स्नो का नाम भी शामिल था। जैसे ही सर एलिसर थॉर्न ये घोषणा करके वहां से जाते हैं, सभी लड़के चुने गए 8 लड़कों को बधाई देने आ जाते हैं। डैरियन अंदर जाकर शराब ले आता है। सभी लड़के बारी बारी से पी रहे होते हैं। तभी जॉन देखता है कि सैमुअल टार्ली दूर खड़े होकर सभी को देख रहा था। जॉन उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। सैमुअल बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और बाकी लड़कों की तरह वो भी बहुत खुश है। वो तो जॉन से ये तक कहता है कि तुम जल्द ही अपने अंकल की तरह एक रेंजर भी बन जाओगे। उस रात को इस खास दिन के नाम पर एक जश्न का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि ये 8 लड़के अब जल्द ही नाइट्स वॉच के भाई बनने वाले थे। दावत के वक्त सभी लड़के आपस में बात कर रहे थे कि नाइट्स वॉच में कौन सा पद ज्यादा अहम है। कोई कह रहा था कि रेंजर सबसे सम्मानित होते हैं, तो कोई कह रहा था कि नहीं, बिल्डर सबसे सम्मानित पद है। जॉन थोड़ी ही देर खाना खाया था कि वो अचानक से उठ खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। पिप जॉन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। जॉन बताता है कि सैमुअल वो आज खाने में क्यों नहीं आया। पिप भी कहता है कि हाँ, वो तो कभी खाना नहीं भूलता, तो आज क्या हुआ। जॉन कहता है वो डरा हुआ है, हम उसे पीछे छोड़ रहे हैं। एक बार जब हम सब अपनी प्रतिज्ञा ले लेंगे, फिर हम में से कोई शैडो टावर या ईस्ट वॉच भी भेज दिया जाएगा। कुछ रेंजर बन जाएंगे, पर सैमुअल यहीं रह जाएगा बाकी नए लड़कों के साथ, और पता नहीं जो नए लड़के आ रहे हैं वो कैसे होंगे। पिप जॉन को समझाता है कि हम सबसे जितना हो सकता है हमने किया। इस पे जॉन कहता है कि हमने जितना किया वो काफी नहीं है। जॉन को काफी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो सीधा अस्तबल में जाता है और अपने घोड़े को तैयार करके उस पर सवार होकर कासल ब्लैक से निकल जाता है। उसके साथ घोस्ट भी निकल पड़ता है। वो कहाँ जाएगा ये जॉन ने सोचा ही नहीं था। वो बस निकल पड़ता है। उसके ठीक सामने किंग्स रोड थी। वो सोच रहा था कि किस तरह ये सड़क यहाँ से विंटरफेल की ओर जाता है, फिर वहां से आगे रिवर रन और फिर किंग्स लैंडिंग। किस तरह बाहर एक दुनिया है जिसे जॉन ने अभी तक नहीं देखा और अब वो यहाँ है। जॉन सोचता है कि उसने अभी तक शपथ नहीं लिया है, तो अगर अभी वो यहाँ से निकल भी जाता है तो भी वो एक भगौड़ा नहीं कहलाएगा, और अगर अभी वो यहाँ से भागता है तो अगले 15 दिनों के अंदर वो अपने भाइयों से दोबारा मिल पाएगा। पर फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है कि वो सब उसके सौतेले भाई हैं और जॉन का विंटरफेल वापस आना लेडी स्टार्क को पसंद नहीं आएगा। जॉन सोचता है कि विंटरफेल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और न ही किंग्स लैंडिंग में, यहाँ तक कि उसकी खुद की असली माँ के पास उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अपनी असली माँ की याद उसे हमेशा उदास कर देती थी। वो अक्सर सोचता था कि उसकी माँ कौन होगी, वो कैसी दिखती होगी, क्या उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया, क्या उसकी माँ एक वैश्या थी या कोई बेवकूफ। ऐसा क्या हुआ था कि लॉर्ड एडार्ड उसकी माँ का नाम तक नहीं लेना चाहते थे। जॉन पीछे पलटकर कासल ब्लैक को देखता है और वापस वॉल के ही तरफ चल पड़ता है। जॉन को देख घोस्ट भी उसके साथ चल देता है। रास्ते भर जॉन सैमुअल के बारे में ही सोच रहा था और वो जानता था कि कासल में लौटने के बाद उसे क्या करना है। जॉन वापस आते मास्टर एमोन के कमरे की ओर जाता है। उनका दरवाजा खटखटाता है और उनके दास से कहता है कि वो मास्टर एमोन से मिलने आया है। उनका दास मना करता है, पर जॉन नहीं मानता और बताता है कि उसे बहुत जरूरी काम है। तब मास्टर का दास जॉन से लाइब्रेरी में जाकर आग जलाकर बैठने को कहता है। जब मास्टर लाइब्रेरी में आते हैं तो आग के सामने बैठते हैं। जॉन उनसे कहता है, इतनी रात में आपको जगाने के लिए माफी चाहूंगा। मास्टर एमोन कहते हैं, तुमने मुझे नहीं उठाया बेटा, वैसे भी उम्र के वजह से मुझे नींद कम आती है। ज्यादातर वक्त तो मैं भूतों और अपनी यादों के साथ बिताता हूँ, और इसी में आधी रात में किसी का आना ठीक ही लगा। तो बताओ जॉन, तुम्हें इतनी रात गए ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी। जॉन कहता है, मैं चाहता हूँ कि सैमुअल टार्ली को प्रशिक्षण से हटा के नाइट्स वॉच में शामिल कर दिया जाए। मास्टर एमोन कहते हैं, लॉर्ड कमांडर ने ये जिम्मेदारी सर एलिसर थॉर्न को दी है। जब वो चाहेंगे तभी ऐसा हो सकेगा। फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो।
जॉन कहता है लॉर्ड कमांडर आपकी बात मानते हैं और सभी घायल आप ही के पास इलाज के लिए आते हैं। मास्टर एमोन कहते हैं क्या तुम्हारा दोस्त जख्मी है? जॉन कहता है नहीं, पर वो होता रहेगा अगर आपने मदद नहीं की तो। जॉन ने सारी बात मास्टर एमोन को बताई। मास्टर ने भी सब कुछ सुना। जॉन ने बताया कि सैमुअल खुद को बचा भी नहीं सकता और उसे और बाकी लड़कों को ही उसे बचाना पड़ता है। मास्टर का दास कहता है ये सब बकवास है, मैंने उस मोटे लड़के को देखा है, वो किसी काम का नहीं है मास्टर। मास्टर कहते हैं तो तुम ही बताओ उसका क्या करना चाहिए। उनका दास कहता है कि उसे प्रशिक्षण के लिए ही छोड़ दिया जाए, चाहे जितने साल लगे, पर उसे पहले प्रशिक्षित होना होगा। जॉन कहता है ये बेवकूफी है, मुझे याद है एक बार मैंने मास्टर ल्यूविन से इस चेन के बारे में पूछा था जो वो गले में पहनते हैं। मास्टर एमोन कहते हैं बताते जाओ। जॉन कहता है उन्होंने मुझे बताया था कि मास्टर की चेन उसे ये याद दिलाती है कि वो सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। फिर मैंने उनसे पूछा था कि फिर इस चेन की हर कड़ी एक अलग धातु से क्यों बनी है, जबकि अगर ये पूरी चेन चांदी की बनी होती तो उनके काले लिबास के साथ ये जचती। जिस पर मास्टर ल्यूविन हंसते हुए बताए थे कि एक मास्टर अपने प्रशिक्षण के साथ साथ अपनी कड़ियां प्राप्त करता है। सोने की कड़ी वित्त और बही के लिए, चांदी औषधि विद्या के लिए, लोहा युद्ध नीति के लिए, और इसी तरह बाकी धातुओं का भी अपना महत्व है। इस चेन का जो कॉलर है वो उस मास्टर को उस रियासत की याद दिलाते हैं जिसकी वो सेवा करेगा। सारे लॉर्ड सोना है और सारे नाइट्स स्टील, पर सिर्फ 2 कड़ी एक चेन नहीं बना सकती। आपको चांदी, लोहा, तांबा, कांसा और बाकी सभी की भी तो जरूरत पड़ती है, और वो हैं आपके किसान और व्यापारी। एक चेन को हर तरह के धातु, हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। मास्टर एमोन मुस्कुराते हुए कहते हैं फिर? जॉन कहता है उसी तरह नाइट्स वॉच को भी हर तरह की जरूरत पड़ेगी। क्यों हमें सिर्फ रेंजर्स और बिल्डर की जरूरत रहेगी? आप तांबे को कितना ही पीट लो, आप उसे लोहा नहीं बना सकते। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तांबा कोई काम का नहीं है। क्या सैमुअल भी एक दास नहीं बन सकता? मास्टर एमोन का दास गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें एक दास का काम आसान लगता है? हम यहाँ का सारा काम संभालते हैं, सफाई करना, राशन लाना, कपड़े साफ करना, शिकार करके लाना, तुम्हें ये सब आसान लगता है? मास्टर एमोन जॉन से पूछते हैं क्या तुम्हारा दोस्त एक शिकारी है? जॉन कहता है नहीं, उसे शिकार पसंद नहीं है। मास्टर फिर पूछते हैं क्या वो खेती कर सकता है? क्या वो एक गाड़ी चला सकता है या कोई जहाज? क्या वो कसाई का काम जानता है? जॉन कहता है नहीं, पर एक काम है जो सैमुअल बाकी सबसे बढ़िया कर सकता है। मास्टर पूछते हैं और वो क्या? जॉन कहता है वो आपके दास की मदद कर सकता है। सैम को पढ़ना लिखना आता है, उसे गणित भी आती है, उसने अपने पिता के लाइब्रेरी की हर एक किताब पढ़ी थी। वो संदेशे भेजने में आपकी मदद कर देगा। मैं जानता हूँ कि आपका दास पढ़ा लिखा नहीं है, वो जानवरों से भी जल्दी दोस्ती कर लेता है। नाइट्स वॉच को लोगों की जरूरत है। मास्टर एमोन थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं मास्टर ल्यूविन ने तुम्हें अच्छी तालीम दी है जॉन स्नो। जॉन कहता है क्या इसका मतलब? मास्टर कहते हैं इसका मतलब कि जो तुमने कहा मैं उस पर विचार करूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे सोने का वक्त है।